खुद को इतना कमज़ोर मत होने दो कि तुम्हें किसी के एहसान की ज़रूरत पड़े। देखिए आज है 17 अगस्त और आज की वीडियो में टोटल 10 मोस्ट इंपॉर्टेंट प्रश्नों पे हम चर्चा करेंगे। और देखिए वीडियो के लास्ट में जो 5 क्वेश्चन हमने पूछा था इनका आंसर ज़रूर दिया कीजिए क्योंकि ये आपकी सभी परीक्षाओं के लिए बहुत इंपॉर्टेंट होता है। और देखिए डेली तो आप करंट अफेयर पढ़ते हैं लेकिन ये बीच लास्ट में जो है जो मैं रिवीजन कराता हूँ ये आपके लिए एक च्यवनप्राश का काम करता है। यानी कि देखिए कितना भी पढ़ लीजिए रिवीजन नहीं करेंगे तो पूरी पढ़ाई जो है बेकार हो जाती है। तो क्वेश्चन ऑफ द डे का आंसर जरूर दिया कीजिए। और इस वीडियो को पूरा देखने के बाद आप इसकी पीडीएफ फाइल भी डाउनलोड कर सकते हैं वीडियो के डिस्क्रिप्शन बॉक्स में और हमारे टेलीग्राम चैनल पे वीडियो के पीडीएफ की लिंक मिल जाएगी। देखिए आज का हमारा पहला प्रश्न है कि हाल ही में किसने ऑपरेशन यात्री सुरक्षा शुरू किया। तो देखिए ऑपरेशन यात्री सुरक्षा को शुरू किया है रेलवे सुरक्षा बल यानी कि आरपीएफ ने। देखिए ऑपरेशन यात्री सुरक्षा है क्या चीज़। देखिए ऑपरेशन यात्री सुरक्षा को गति देने के लिए रेलवे प्रोटेक्शन फोर्स जो आपका है यानी कि रेलवे सुरक्षा बल जो आपका है इसके दौरान जुलाई 2022 में यात्रियों को निशाना बनाने वाले अपराधियों के खिलाफ 1 महीने के अखिल भारतीय अभियान का शुभारंभ किया गया था। और इस अभियान के दौरान 365 संदिग्धों को आरपीएफ कर्मियों के द्वारा पकड़ा गया और इन पर जो है कानूनी कार्रवाई के लिए संबंधित जीआरपी को सौंप दिया गया, जिसके आधार पर यात्री अपराध यानी कि यात्री सामान की चोरी, ड्रगिंग, डकैती, चेन स्नैचिंग आदि के 322 मामलों की जो है जानकारी मिली। तो ये पूरा ऑपरेशन के बारे में जानकारी था। याद रखिएगा ऑपरेशन यात्री सुरक्षा को रेलवे सुरक्षा बल ने जो है शुरू किया था। देखिए इससे पहले जितने भी एग्जाम हुए हैं रेलवे ने कोई भी अभियान चलाया है तो उस अभियान के बारे में एग्जाम में जरूर पूछा गया है। और देखिए रेलवे जो है समय समय पर ऐसे अभियान चलाती रहती है। अगला कि हाल ही में किस बैंक ने उत्सव सावधि जमा योजना शुरू की। तो देखिए इस उत्सव सावधि जमा योजना को शुरू किया है भारतीय स्टेट बैंक ने। अगर आपका भारतीय स्टेट बैंक में खाता है तो आपके लिए कुछ गुड न्यूज़ है यानी कि खुशखबरी है। क्या चीज़ है इसको डिटेल में मैं आपको बता रहा हूँ, ध्यान सुनिए। और स्टेट बैंक ऑफ इंडिया जो है ये इस उत्सव सावधि जमा योजना के अंतर्गत 1000 दिनों के कार्यकाल के साथ सावधि जमा पर 6.10% प्रतिवर्ष की ब्याज दर पेश कर रहा है। और वरिष्ठ नागरिक जो है नियमित दर से अधिक यानी कि 0.50% जो है ये अतिरिक्त ब्याज दर का लाभ उठा सकेंगे इस योजना के अंतर्गत। और ये सभी दरें जो है 15 अगस्त 2022 से प्रभावी हैं और अगले 75 मतलब 15 अगस्त 2022 से अगले 75 दिनों के अंदर जो है आप इस योजना में एक तरीके से रजिस्टर्ड होकर इसका लाभ ले सकते हैं। और साथ में इस योजना के अंतर्गत स्टेट बैंक ऑफ इंडिया ने 180 से 210 दिनों के मैच्योर होने वाले फिक्स डिपॉजिट पर ब्याज दरों को जो है 4.40% से बढ़ाकर 4.55% कर दिया है। देखिए स्टेट बैंक ऑफ इंडिया ने 1 साल से 2 साल से कम की मैच्योरिटी वाली सावधि जमाओं के लिए ब्याज दरों को 5.30% से बढ़ाकर 5.45% कर दिया है। और 2 साल में या फिर 3 साल से कम में मैच्योर होने वाली जो जमाएं हैं इन पर ब्याज दर को 5.35% से बढ़ाकर 5.50% कर दिया गया है। जबकि 3 साल में 5 साल से कम समय में मैच्योर होने वाली जो जमा हैं इन पर ब्याज दर को 5.45% से बढ़ाकर 5.60% कर दिया गया है। और देखिए स्टेट बैंक ऑफ इंडिया ने 5 साल और 10 साल तक मैच्योर होने वाली फिक्स डिपॉजिट पर ब्याज दर को 5.5% से जो है बढ़ाकर 5.65% कर दिया है। तो ये थी आपकी उत्सव सावधि जमा योजना जिसको भारतीय स्टेट बैंक ने जो है अभी हाल ही में लॉन्च किया 15 अगस्त 2022 को। देखिए स्टेट बैंक ऑफ इंडिया की बात करें तो इसके अध्यक्ष हैं दिनेश कुमार खारा। मुख्यालय इसका मुंबई में है और इसकी स्थापना 1 जुलाई 1955 को की गई थी। अगला प्रश्न कि अंतर्राष्ट्रीय समुद्री भोजन शो 2023 की मेजबानी कौन करेगा। तो देखिए अंतर्राष्ट्रीय समुद्री भोजन शो 2023 की मेजबानी कोलकाता के द्वारा किया जाएगा यानी कि कोलकाता में 2023 में इसका आयोजन किया जाएगा। और देखिए इसका जो आयोजन है भारत सरकार के द्वारा अगले साल 15 से 17 फरवरी तक कोलकाता में किया जाएगा। और ये क्रम से 23वां इंडिया इंटरनेशनल सी फूड शो यानी कि अंतर्राष्ट्रीय समुद्री भोजन शो होगा। और देखिए इंडिया इंटरनेशनल सी फूड शो जो है ये भारत से समुद्री जीवों यानी कि जैसे मछली हो गई या फिर झींगा हो गया इनका निर्यात बढ़ाने का एक मंच होता है। और अब थोड़ा सा हम बात कर लेते हैं कितने समुद्री जीवों का निर्यात हुआ किस वित्तीय वर्ष में। देखिए 2021-22 का जो वित्तीय वर्ष था इसके दौरान भारत से कुल 7.76 बिलियन डॉलर के सी फूड का निर्यात किया गया। सी फूड मतलब हो गया समुद्र में मतलब समुद्र से जो पाए जाने वाले भोजन होते हैं उसको सी फूड कहते हैं। जैसे मछली हो गया, झींगा हो गया, ठीक है।
और देखिए मूल्य के हिसाब से जो है ये अब तक का सर्वाधिक है, यानी कि किसी भी वित्तीय वर्ष में इतना जो है अब तक निर्यात नहीं हुआ था सी फूड का। और यदि मात्रा की बात करें तो इस वर्ष यानी कि 2022 में कुल 13,69,264 टन समुद्री उत्पादों का निर्यात किया गया है। और यही नहीं, इस साल श्रिम्प या फिर जो झींगा मछली है इसका उत्पादन भी 1 मिलियन टन को पार कर गया है। तो ये डिटेल्स याद रखिएगा, ये आंकड़े बहुत इंपॉर्टेंट है, किताबों में नहीं मिलेंगे आपको। जो मार्केट में करंट अफेयर की मैगजीन मिलती है उसमें भी शायद ना मिले, लेकिन एग्जाम में ये जरूर मिलेगा। तो इसको नोट कर लीजिए, स्क्रीनशॉट ले लिए, फिर आगे बढ़ते हैं। और देखिए जो आपका ये 23वां इंडिया इंटरनेशनल सी फूड शो है, इसका जो आयोजन है ये दो संस्थाएं मिलकर करेंगी। पहला है समुद्री उत्पाद निर्यात विकास प्राधिकरण और दूसरा है सी फूड एक्सपोर्टर्स एसोसिएशन ऑफ इंडिया। इन दोनों संस्थाओं के बारे में जान लीजिए। देखिए केंद्रीय वाणिज्य और उद्योग मंत्रालय के तहत एक संगठन काम करता है जो कि सी फूड के मामलों को देखता है। इसी का नाम है समुद्री उत्पाद निर्यात विकास प्राधिकरण। और सी फूड का निर्यात करने वालों का एक संगठन है जिसका नाम क्या है, सी फूड एक्सपोर्टर्स एसोसिएशन ऑफ इंडिया। तो ये दोनों मिलकर जो है कोलकाता में इसका जो आयोजन है ये करेंगी अगले साल जो है 15 से 17 फरवरी तक। अगला प्रश्न है कि हाल ही में राकेश झुनझुनवाला का निधन हो गया, ये किस क्षेत्र के दिग्गज थे। तो देखिए राकेश झुनझुनवाला जो है एक बहुत बड़े शेयर मार्केट के खिलाड़ी थे, यानी शेयर बाजार के खिलाड़ी थे। इन्होंने शेयर मार्केट से बहुत पैसा कमाया था। देखिए इन्होंने 5,000 रुपये इन्वेस्ट करके जो है 11,000 करोड़ रुपए बनाए थे, ठीक है। तो एक तरीके से कहा जाए मास्टर माइंड थे ये शेयर बाजार के। और शेयर बाजार के ये दिग्गज जो आपके थे राकेश झुनझुनवाला, इनका जन्म 5 जुलाई 1960 को हुआ था। ये मुंबई में पले बड़े थे और ये हंगामा मीडिया और एपटेक के चेयरमैन थे और ये कई कंपनियों के निदेशक मंडल में भी शामिल थे। तो याद रखिएगा राकेश झुनझुनवाला जो है ये शेयर मार्केट से संबंधित है, इनका भी हाल ही में निधन हो गया है। अगला कि हाल ही में किस राज्य के तीसरे हवाई अड्डे का नाम डोनी पोलो हवाई अड्डा रखा गया। तो देखिए जो अरुणाचल प्रदेश है यहाँ पर एक तीसरा हवाई अड्डा बन गया, इसका नाम है डोनी पोलो हवाई अड्डा। और आपको बता दूं इसको जो अरुणाचल प्रदेश की राजधानी ईटानगर है वहाँ पर बनाया जा रहा है, ये अभी निर्माणाधीन है, इसका काम कंप्लीट नहीं हुआ है। और आपको बता दूं इसको क्या नाम दिया गया है, डोनी पोलो हवाई अड्डा। और इस डोनी पोलो हवाई अड्डे को एएआई के द्वारा यानी कि एयरपोर्ट अथॉरिटी ऑफ इंडिया के द्वारा जो है 645 करोड़ रुपए की अनुमानित लागत से जो है विकसित किया गया है। अगला है कि इंडिया फिल्म फेस्टिवल ऑफ मेलबर्न अवार्ड 2022 में किस अभिनेता को सर्वश्रेष्ठ अभिनेता का पुरस्कार मिला। तो देखिए जो इंडियन फिल्म फेस्टिवल ऑफ मेलबर्न है यहाँ पर जो है रणबीर सिंह को सर्वश्रेष्ठ अभिनेता का पुरस्कार दिया गया है। देखिए इस इंडियन फिल्म फेस्टिवल ऑफ मेलबर्न में बेस्ट फिल्म का पुरस्कार 83 को मिला। बेस्ट डायरेक्टर का पुरस्कार जो है सुजीत सरकार ने जीता सरदार उधम के लिए, और अपर्णा सेन ने जो है द रेपिस्ट के लिए। बेस्ट एक्टर का पुरस्कार रणवीर सिंह को 83 के लिए मिला, और बेस्ट एक्ट्रेस का पुरस्कार जलसा के लिए शेफाली शाह को मिला। और बेस्ट सीरीज का जो पुरस्कार है ये मुंबई डायरीज 26/11 को मिला। और एक सीरीज में बेस्ट एक्टर का पुरस्कार जो है मोहित रैना ने जीता मुंबई डायरीज 26/11 के लिए। और एक सीरीज में बेस्ट एक्ट्रेस का जो पुरस्कार है ये साक्षी तंवर ने जीता माई के लिए। और बेस्ट इंडियन फिल्म का पुरस्कार जो है जग्गी ने जीता। और सब कॉन्टिनेंटल की बेस्ट फिल्म का पुरस्कार जॉयलैंड ने जीता। लाइफ टाइम अचीवमेंट अवार्ड कपिल देव को दिया गया यहाँ पर। और सिनेमा पुरस्कार में डिसरप्टर्स का पुरस्कार जो है वाणी कपूर ने जीता चंडीगढ़ करे आशिकी के लिए। और सिनेमा पुरस्कार में इक्वलिटी का पुरस्कार जलसा को मिला। सिनेमा पुरस्कार में लीडरशिप का पुरस्कार जो है अभिषेक बच्चन को दिया गया। तो ये सारी चीज़ें नोट कर लीजिए, स्क्रीनशॉट ले लीजिए, स्टेटस पे भी लगा सकते हैं ताकि और लोग भी इस जानकारी से जो है परिचित हो सकें। अगला कि हाल ही में फीफा ने किस देश के फुटबॉल महासंघ को निलंबित कर दिया। तो देखिए जो भारतीय फुटबॉल महासंघ है इसको जो है निलंबित कर दिया गया है फीफा के द्वारा। और आपको बता दूं फीफा का ये आरोप है कि जो आपका AIFF यानी कि जो भारतीय फुटबॉल महासंघ यानी कि ऑल इंडिया फुटबॉल फेडरेशन है, ये तीसरे पक्ष के अनुचित प्रभाव में काम कर रहा है जो कि फीफा कानून का गंभीर उल्लंघन है। इसके साथ ही भारत में जो 11 से 30 अक्टूबर तक फीफा अंडर 17 महिला विश्व कप होने वाला है, इसका भी मेजबानी खतरे में पड़ गया है। अगर दोबारा मान्यता नहीं मिलती है फीफा से भारतीय फुटबॉल संघ को, तो ये आयोजन हो सके कहीं किसी और देश में हो।
देखिए फीफा ने एक मौका दिया है। फीफा ने कहा है कि निलंबन तभी हटेगा भारत का, यानी कि भारतीय फुटबॉल महासंघ का, जब ये जो है क्या करेगा, एक कार्यकारी समिति की जगह प्रशासकों की समिति के गठन का फैसला वापस लेगा। तो इसको याद रखेगा। अगला प्रश्न है कि हाल ही में किस भारतीय अमेरिकी पत्रकार का निधन हो गया। तो देखिए ये भारतीय अमेरिकी पत्रकार थी उमा पेम्मा राजू, यहाँ पे इनकी फोटो दिख रही है। देखिए जो आपकी उमा पेम्मा राजू हैं, ये फॉक्स न्यूज़ की संस्थापक थी और एंकर थी, और ये 64 साल की थी। और देखिए नेशनल टेलीविज़न पर न्यूज़ शो करने वाली ये पहली भारतीय अमेरिकी एंकर भी थी, इसीलिए इनका नाम इंपॉर्टेंट है एग्जाम के लिए। याद रखेगा उमा पेम्मा राजू एक भारतीय अमेरिकी पत्रकार थी जिनका हाल ही में निधन हो गया। अगला है कि इप्सोस इंडिया के एक सर्वेक्षण के अनुसार भारत का सबसे भरोसेमंद संस्थान कौन सा है। तो देखिए इप्सोस इंडिया के सर्वेक्षण के अनुसार जो भारत का सबसे भरोसेमंद संस्थान है ये आपका है रक्षा बल, यानी कि भारत के जो रक्षा बल हैं जैसे कि एयरफोर्स, आर्मी और नेवी, ये तीनों जो है भारत के सबसे भरोसेमंद संस्थान है। पूरा भारत इन पर दिल खोलकर विश्वास कर सकता है। तो आइए सर्वेक्षण के बारे में थोड़ा सा हम जान लेते हैं डिटेल में। देखिए इप्सोस इंडिया के एक सर्वेक्षण के अनुसार जो रक्षा बल हैं ये जो है भारत का नंबर 1 सबसे भरोसेमंद संस्थान है, और इसके बाद फिर दूसरे नंबर पर आरबीआई यानी कि रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया है, और तीसरे नंबर पर भारत के प्रधानमंत्री को एक संस्थान के रूप में जो है भारत का सबसे भरोसेमंद संस्थान जो है घोषित किया गया है। और सुप्रीम कोर्ट जो है इस मामले में चौथे नंबर पर है, और भारत के सबसे भरोसेमंद संस्थानों में केंद्रीय जांच ब्यूरो यानी कि सीबीआई जो है ये 5वें स्थान पर है। देखिए कम से कम 2/3 लोगों के मत के साथ जो रक्षा बल है इनको पहले स्थान पर रखा गया है, और भारत के सबसे भरोसेमंद संस्थानों में 50% लोगों ने जो है भारतीय रिजर्व बैंक पर भरोसा जताते हुए इसको भारत का दूसरा सबसे भरोसेमंद संस्थान घोषित किया। और इप्सोस इंडिया के द्वारा किए गए इस सर्वे के मुताबिक भारत के प्रधानमंत्री एक संस्थान के रूप में तीसरे स्थान पर हैं, जिन पर भारत के कुल 49% नागरिकों का भरोसा है। और वहीं संसद यानी कि भारत का जो पार्लियामेंट है ये 33% जो है भरोसा पाकर, यानी कि 33% नागरिकों का भरोसा पाकर जो है 7वें स्थान पर इस सूची में। और 8वें स्थान पर भारत की मीडिया है। भारत की मीडिया पर जो है भारत के 32% लोगों का ही केवल भरोसा है। और देखिए 9वें स्थान पर भारत का चुनाव आयोग है जिस पर 31% भारतीय नागरिकों ने भरोसा जताया है। और देखिए इस सर्वे में लिस्ट के आखिर में राजनेताओं को 16% वोट मिला, मतलब 16% भारत के नागरिकों को जो है केवल राजनेताओं पर भरोसा है। और उसके बाद फिर पॉलिटिकल पार्टीज हैं जिनको 17% भरोसा मिला है, और कम्युनिटी लीडर को 19% भरोसा मिला है, धार्मिक नेताओं को 21% भरोसे के आधार पर जो है सूची में रखा गया है। इसमें कहा गया है, यानी कि जो आपका ये सर्वे था इप्सोस इंडिया का, इसमें बताया गया है कि सर्वे में शामिल लोगों के मुताबिक इन संस्थानों में कम से कम विश्वसनीयता है। 10वां प्रश्न कि हाल ही में किस आईएएस अधिकारी को नेट ग्रिड का सीईओ बनाया गया। तो देखिए नेट ग्रिड के सीईओ पीयूष गोयल बनाए गए हैं। देखिए पीयूष गोयल ये केंद्रीय मंत्री नहीं है, एक आईएएस ऑफिसर हैं, ठीक है। और नेट ग्रिड क्या है, ये इंटरनेट से संबंधित नहीं है, ये किसी और चीज़ संबंधित है। देखिए नेट ग्रिड को जो है राष्ट्रीय खुफिया ग्रिड भी कहते हैं। ये भारत की आतंकवाद रोधी क्षमताओं को बढ़ाने के लिए स्थापित एक संघीय खुफिया संगठन है, याद रखिएगा इसको। और नेट ग्रिड का जो गठन है 2009 में किया गया था, और इसका मुख्यालय नई दिल्ली भारत में है। देखिए जो आपके पीयूष गोयल हैं ये इस पद पर आशीष गुप्ता का स्थान लेंगे, क्योंकि आशीष गुप्ता को सीमा सुरक्षा बल में अतिरिक्त महानिदेशक अभियाली में अपॉइंट किया गया था। तो इसको याद रखिएगा, जून से ही ये पद खाली था जिसको आप पीयूष गोयल भरेंगे। तो नेट ग्रिड के नए सीईओ कौन बन गए हैं, पीयूष गोयल। तो ये थे आपके आज के सभी महत्वपूर्ण करंट अफेयर, और अब हम बात करेंगे आज के सभी क्वेश्चन अपडेट पे। देखिए आज का पहला प्रश्न है कि विभाजन विभीषिका स्मृति दिवस जो है ये किस तिथि को मनाया जाता है, बताइए। दूसरा कि 15 अगस्त को लाल किले से देश को कौन संबोधित करता है, बताइए। और तीसरा कि हाल ही में श्रीलंका ने 16 से 22 अगस्त तक हम्बनटोटा बंदरगाह पर किस देश के शोध जहाज युआन वांग 5 को जो है डाक करने की अनुमति दी, बताइए। और चौथा कि नेशनल स्टॉक एक्सचेंज के नए प्रबंध निदेशक और मुख्य कार्यपालक अधिकारी कौन बने, बताइए। पांचवा कि हाल ही में रामसर स्थलों की सूची में कितने नए आर्द्रभूमि क्षेत्रों को शामिल किया गया, बताइए। और अब हम बात करेंगे कल के पूछे गए सभी क्वेश्चन अपडेट के सही उत्तरों की। कल का पहला प्रश्न है कि भारतीय स्टेट बैंक किस देश में 2 और वर्षों के लिए भारतीय वीजा आवेदक केंद्र का
प्रबंधन करेगा? तो देखिए देश आपका बांग्लादेश है। और दूसरा था कि भारतीय वायुसेना किस देश के साथ उदार शक्ति नामक एक द्विपक्षीय अभ्यास करने जा रही है? तो देखिए ये देश आपका मलेशिया है और ये अभ्यास जो है इसका पहला संस्करण इस साल आयोजित होगा। अगला कि हाल ही में किसने जम्मू में 7वीं कक्षा की छात्रा 11 वर्षीय जिनका नाम है सनिध्या शर्मा द्वारा लिखित रस्टी स्काइज एंड गोल्डन विंड्स नामक एक कविता पुस्तक का विमोचन किया? तो देखिए इसका विमोचन डॉक्टर जितेंद्र सिंह ने किया है। और चौथा था कि हाल ही में किसके दौरान लोकसभा में विद्युत संशोधन विधेयक 2022 पेश किया गया? तो देखिए इसको ऊर्जा मंत्री RK सिंह ने पेश किया। पांचवा था कि हाल ही में भारतीय प्राणी सर्वेक्षण यानी कि जूलॉजिकल सर्वे ऑफ इंडिया ने भारत में पाई जाने वाली कितने पक्षियों की प्रजातियों के संबंध में फील्ड गाइड प्रकाशित की? तो देखिए इन पक्षियों की संख्या है 1331। इसके बारे में डिटेल परसों के वीडियो मिल जाएगा। परसों का वीडियो देख के उसको रिवाइज कर डालिए। धन्यवाद।